Hello students, myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start chapter of the series called Public Administration in India. आज हम भारत में लोक प्रशासन सीरीज का अगला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, रूरल एंड अर्बन। भारत में विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। इस लेक्चर में जिन थीम्स को शामिल किया गया है उनमें है इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिफरेंट कमिटीज ऑन पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नेंस रूरल, लोकल सेल्फ गवर्नेंस अर्बन, कॉमन फीचर्स ऑफ बोथ सेल्फ गवर्नेंस। इंट्रोडक्शन। One of the major steps towards the decentralization in India happened in 1992 with the 73rd Amendment Act of the Constitution of India. The Constitution was amended to bring in a three-tier structure of governance at the grassroots level, popularly known as the Panchayati Raj or the rural local government. This was followed by the 74th Constitutional Amendment Act, bringing in a similar structure at the urban level called the Urban Local Government. पंचायती राज या ग्रामीण स्थानीय सरकार के रूप में जमीनी स्तर पर शासन की त्रिस्तरीय संरचना लाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रमुख कदम 1992 में भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम पारित करके उठाया गया, जिसके तहत गांवों में पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया। इसके बाद 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्तर पर एक समान संरचना लाने को शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। नाउ डेवलपमेंट, विकास। फेडरल गवर्नमेंट्स जनरली हैव two or more tiers of governments, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers. Federal power sharing in India needs another tier of government called the local government. संघीय सरकारों में आमतौर पर सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को केवल दो स्तरों के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता। भारत में संघीय शक्ति के बंटवारे के लिए सरकार के एक और स्तर की आवश्यकता है जिसे स्थानीय सरकार कहा जाता है। स्टूडेंट्स, बेसिकली संघीय सरकार वह सरकार होती है जिसमें दो तरीके की गवर्नमेंट, दो तरीके से शासन होते हैं, केंद्र सरकार का शासन और राज्य सरकार का शासन। जहां पर इस तरीके से शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, ऐसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था या संघवाद कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर हमने जब आज़ाद हुए तब हमने अपने यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन भारत इतना विशाल देश है कि यहाँ पर सिर्फ इन दोनों स्तरों के माध्यम से ही शासन का संचालन करना संभव नहीं था और लोगों को अधिक से अधिक शासन में भागीदार बनाने के लिए हमें एक तीसरे स्तर की भी आवश्यकता थी जिसे स्थानीय सरकार का नाम दिया जा सके। हिस्टोरिकली द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस finds evidence in the Rig Veda 1700 BC that dealt with the self-governing village bodies called sabhas existed within the self-sufficient and self-governing village communities. With the passage of time, bodies became panchayats, council of 5 persons. ऐतिहासिक रूप से स्थानीय स्वशासन के रूप में ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है, जो स्वशासित ग्राम निकायों से संबंधित है जिन्हें सभा कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर और स्वशासित ग्राम समुदायों के भीतर मौजूद थे। समय बीतने के साथ यह निकाय पंचायत बन गए। पंचायत का मतलब होता है 5 व्यक्तियों की परिषद। The introduction of local government in rural areas is assumed to begin through the Bengal Village Chowkidari Act 1870 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन का शुरुआत या स्थानीय शासन का आरंभ
बंगाल ग्राम चौकीदारी अधिनियम 1870 के माध्यम से शुरू माना जाता है। ब्रिटिश colonial state had adopted several constitutional measures to streamline local self-government in India, including the Ripon Resolution 1882, the Bengal Local Self-Government Act 1885, and the Bengal Village Self-Government Act 1919। ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य ने भारत में स्थानीय स्वशासन को कारगर बनाने के लिए कई संवैधानिक उपायों को अपनाया था, जिसमें रिपन संकल्प 1882, बंगाल स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1885 और बंगाल ग्राम स्वशासन अधिनियम 1919 शामिल है। Out of the said measures, the Bengal Village Self-Government Act of 1919 may be regarded as the beginning of local self-government in India, providing a two-tier structure। उक्त उपायों में से जितने भी हमने अभी ऊपर देखे संवैधानिक उपाय, उनमें से 1919 के बंगाल ग्राम स्वशासन अधिनियम को भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है, जो दो स्तरीय संरचना प्रदान करता है। Now different committees on panchayats. The conceptualization of the system of local self-government in India took place through the formation and efforts of four important committees from the year 1957 to 1986। भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की परिकल्पना वर्ष 1997 से 1986 तक चार महत्वपूर्ण समितियों के गठन और प्रयास से हुई है। अब ये जो समितियां हैं उनके नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977 से 1978, GVK राव कमेटी 1985, LM सिंघवी कमेटी 1986। अब हम इन सभी कमिटीज़ को पढ़ेंगे और ये जानेंगे इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन्होंने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी थी गवर्नमेंट को। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। The committee was originally appointed by the Government of India to examine community development initiative and to recommend improvements measures। The committee submitted its report in November 1957, in which the term democratic decentralization first appears। सामुदायिक विकास पहलों की जांच करने और सुधार उपायों की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति को मूल रूप से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग किया गया। रिकमेंडेशंस। द मेजर रिकमेंडेशन रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन वर, समिति द्वारा विकेंद्रीकरण के संबंध में की गई प्रमुख सिफारिशें थी। Establishment of a three-tier पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, डायरेक्ट इलेक्शन, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन डायरेक्ट इलेक्शन। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की गई इस बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसका गठन प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, जिला कलेक्टर जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस एंड पावर टू दीज बॉडीज टू बी एंश्योर्ड, इन निकायों को संसाधनों और शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। Now Ashok Mehta Committee 1977-1978। The committee was constituted by the Janata government। Out of a total of 132 recommendations made by it, the most important ones are। अशोक मेहता समिति का गठन जनता सरकार द्वारा किया गया था। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 1977 ईस्वी में भारत में केंद्र में पहली बार कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरी सरकार बनी, जिसको हम जनता गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जनता सरकार के नाम से जानते हैं। और इस जनता सरकार ने अशोक मेहता समिति की स्थापना की को नियुक्त किया। इस समिति द्वारा कुल 132 सिफारिशें की गई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित है। 3-tier system to be replaced by a 2-tier system, which district being basis unit of planning, coordination and resource allocation। त्रिस्तरीय प्रणाली को दो स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।
डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू बी गिवन टू दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं को कराधान की अनिवार्य सत्ता दी जाए। जिला परिषद टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द स्टेट लेवल, जिला परिषद को राज्य स्तर पर नियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। अ मिनिस्टर फॉर पंचायती राज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पंचायती राज के लिए एक मंत्री को राज्य मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त किया जाए। एट द स्टेट्स इनिशियल लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिला परिषद शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉलोड बाय मंडल पंचायत, राज्य में विकेंद्रीकरण के प्रथम स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए। ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति शुड बी अबोलिश्ड, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त किया जाए। द इलेक्शन ऑफ मंडल प्रेसिडेंट शुड बी डायरेक्ट एंड द इलेक्शन ऑफ जिला परिषद प्रेसिडेंट शुड बी इनडायरेक्ट, मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। द टेन्योर ऑफ मंडल पंचायत एंड जिला परिषद शुड बी 4 years, मंडल पंचायत और जिला परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। नाउ GVK राव कमेटी 1985 appointed by the Planning Commission. The committee concluded that the developmental procedures were gradually being taken away from the local self-government institutions, resulting in a system comparable to grass without roots. योजना आयोग द्वारा नियुक्त GVK राव समिति का मानना था कि स्थानीय सरकारी संस्थाओं को विकासात्मक प्रक्रियाओं से दूर किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह संस्थाएं जड़ों के बिना घास के बराबर होती जा रही है। इस समिति की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित है। जिला परिषद को टू बी गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस एंड ऑल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एट द लेवल टू बी एंडेड टू इट, जिला परिषद को प्रमुख महत्व दिया जाना चाहिए। जिला स्तर के सभी विकासात्मक कार्यक्रम जिला परिषद को सौंपे जाए। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड, एक्टिंग एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में कार्य करते हुए जिला विकास आयुक्त का पद का निर्माण किया जाए। रेगुलर इलेक्शन टू बी हेल्ड, नियमित स्तर पर चुनाव हो। LM Singhvi Committee 1986 constituted by the Rajiv Gandhi government on revitalizing of Panchayat Raj institution for democracy and development. LM Singhvi समिति लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित की गई, इसके द्वारा की गई रिकमेंडेशंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। न्याय पंचायत टू बी इस्टेब्लिश्ड फॉर क्लस्टर ऑफ विलेजेस, गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। नाउ पार्लियामेंट अफेयर्स टू दी 64th Constitutional Amendment Bill was introduced in the Lok Sabha in 1989 itself. Rajya Sabha opposed it. It was only during the Narasimha Rao government's term that the idea finally became a reality in the form of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992. It provides for a 3-tier system of Panchayati Raj in every state at the village, intermediate and district level. हालांकि 1989 में 64वां संवैधानिक संशोधन भी लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन राज्यसभा में विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। तत्पश्चात नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल के दौरान विकेंद्रीकरण का विचार अंततः 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा वास्तविक रूप में लागू हुआ। नाउ लोकल सेल्फ गवर्नेंस रूरल, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड pan Indian form of rural local governance that came into existence with the passage of the 73rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ग्रामीण स्थानीय शासन का संस्थागत अखिल भारतीय रूप पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिनका आविर्भाव 73वें संशोधन अधिनियम 1992 से हुआ। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद जिला लेवल। The significant features of the act include, अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है, या फिर हम ये कहें कि जो संशोधन किया गया उस संशोधन के द्वारा संविधान में क्या क्या बातें शामिल की गई। आर्टिकल 243A, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभास, द बॉडी ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ ग्राम पंचायत which may exercise such powers and perform such functions at the village level as the legislature of a state may by law provide। अनुच्छेद 243A, यह अनुच्छेद ग्राम सभाओं के संगठन से संबंधित है। ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के मतदाताओं का ऐसा निकाय है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकते हैं जो राज्य के विधानमंडल द्वारा कानूनी रूप से उन्हें प्रदान किए जाते हैं। आर्टिकल 243B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स इन एवरी स्टेट, ऑल्सो 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विद जिला परिषद एट द टॉप, द पंचायत समिति एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड पंचायत एट द बॉटम। अनुच्छेद 243B, प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के गठन से संबंधित है, जिसमें सबसे ऊपर जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और सबसे नीचे पंचायतें हैं। आर्टिकल 243D, reservation of seats for SCs, scheduled caste and scheduled tribes in all panchayats at all levels in proportion to their respective shares in the panchayats and 1/3 to be reserved for the women। अनुच्छेद 243D सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर आरक्षण से संबंधित है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायत में उनके संबंधित शेयरों के अनुपात में सीटों के आरक्षण और 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। आर्टिकल 243E, ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत और एवरी पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। अनुच्छेद 243E में पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 243G, devolved power, authority and responsibilities to rural local bodies to enable them to function as the institutions of self-government। अनुच्छेद 243G में ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वायत्त सरकारों के संस्थानों के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान की गई है। आर्टिकल 243J, ऑडिट ऑफ द पंचायत अकाउंट्स। अनुच्छेद 243J में पंचायत खातों के ऑडिट का प्रावधान है। आर्टिकल 243K, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years to ensure free and fair elections in local bodies। अनुच्छेद 243 के स्थानीय निकायों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। The 11th schedule ensures the distribution of powers between the state legislature and the panchayats। These 29 subjects are listed below। 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों के वितरण को सुनिश्चित करती है। इस अनुसूची में 29 विषय है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि और कृषि विस्तार, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, फिशरीज, मछली पालन, फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक गतिविधियां, लाइब्रेरीज, पुस्तकालय,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास, खादी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, through over 600 district panchayats, around 6,000 intermediate panchayats and 2.3 lakh gram panchayats. More than 28 lakh persons now have a formal position in our representative democracy. भारतीय प्रतिनिधि लोकतंत्र में पंचायत व्यवस्था के फलस्वरूप 600 से अधिक जिला पंचायतों में, लगभग 6,000 मध्यवर्ती पंचायतों में और 2.3 लाख ग्राम पंचायतों में 28 लाख से अधिक व्यक्तियों के पास में एक औपचारिक स्थिति है। नाउ लिमिट्स, क्या क्या सीमाएं हैं इस संशोधन में, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। दी 3 tier ऑफ पंचायती राज हैव स्टिल very limited financial powers and their viability is entirely dependent upon the political will of the states. पंचायती राज के 3 स्तरों के पास अभी भी बहुत सीमित वित्तीय शक्तियां हैं और उनकी व्यवहार्यता पूरी तरह से राज्यों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करती है। पंचायत एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस हैज बीन सफरिंग फ्रॉम एन आइडेंटिटी क्राइसिस। पंचायत स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में पहचान के संसद से जूझ रही है। प्रोसेसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन कैंडिडेट, प्रधानपति सिंड्रोम एंड रिगिड पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर इनहिबिट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड वुमेन इन विलेज गवर्नेंस। महिला उम्मीदवार की भागीदारी, प्रधानपति सिंड्रोम और कठोर प्रतिशतात्मक संरचना ग्रामीण शासन में पिछड़ी जातियों और महिलाओं की भागीदारी को रोकती है। अनटाइमली एंड डिलेड इलेक्शंस, असामयिक और विलंबित चुनाव, करप्शन, भ्रष्टाचार। लोकल सेल्फ गवर्नेंस अर्बन, स्थानीय स्वशासन शहरी। द 74th Constitutional Amendment Act 1993 mandated the devolution of powers and thereby setting up the urban local bodies. Power was mandated to be given to the people via the local bodies generally referred to as municipalities, via municipal corporation, councils and nagar panchayats. The act has inserted part 9A with article 243P to 243ZG in the constitution. The key provision of the 74th Constitutional Amendment which pertains to local अर्बन बॉडीज। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 ने शहरी क्षेत्रों में सत्ता के विकेंद्रीकरण को अनिवार्य करते हुए शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की बात की। स्थानीय निकायों को आमतौर पर नगर पालिका कहा जाता है, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243P से 243ZG जोड़ा गया, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। आर्टिकल 243R, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड सीट्स टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। अनुच्छेद 243R, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली नगर पालिकाओं और सीटों की संरचना से संबंधित है। आर्टिकल 243S, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज एक्सेट्रा। अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित है। आर्टिकल 243T, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ऑल म्युनिसिपैलिटीज at all levels in proportion to their respective shares in the panchayats and 1/3 to be reserved for the women। अनुच्छेद 243T में सभी स्तरों पर सभी नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित है, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए उनके संबंधित शहरों के अनुपात में सीटों के आरक्षण और 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। आर्टिकल 243U, ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। एवरी म्युनिसिपैलिटी shall continue for 5 years
from the date appointed for its first meeting and no longer. अनुच्छेद 243 में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 243W पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। आर्टिकल 243H पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। अनुच्छेद 243H में नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधि संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 243Y द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। अनुच्छेद 243Y वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 243Z ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। अनुच्छेद 243Z नगर पालिकाओं की खातों की रेखा परीक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 243ZA इलेक्शंस to the municipalities under the superintendence, direction and control of the State Election Commission referred to in Article 243K। अनुच्छेद 243ZA अनुच्छेद 243K के संदर्भित राज्य चुनाव आयोग के आदेशन, निर्देशन और नियंत्रण के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव किए जाएंगे। कॉमन फीचर्स ऑफ बोथ सेल्फ गवर्नेंस। अभी हमने शहरी और ग्रामीण स्तर पर किस तरीके की सेल्फ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया गया उसकी चर्चा की। अब इन दोनों ही स्तरों पर क्या समान विशेषताएं हैं। ए 3-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर एट बोथ रूरल एंड अर्बन लेवल। ग्रामीण और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर त्रिस्तरीय शासन संरचना की स्थापना की गई। कॉन्स्टिट्यूशनली मेकिंग इट मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। संवैधानिक रूप से स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना अनिवार्य बनाया गया। रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 सीट्स टू वुमेन एंड प्रोपोर्शनल रिजर्वेशंस टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आनुपातिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट दी पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। प्रोविजन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू अडेयर द फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। राजकोषीय विकेंद्रीकरण या वित्तीय विकेंद्रीकरण का पालन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान रखा गया। Functional decentralization has been administered by assigning various functions under the 11th and 12th schedules of the Constitution of India, etc. भारत के संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के तहत विभिन्न कार्यों को सौंपकर कार्यात्मक विकेंद्रीकरण को प्रशासित किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना के बारे में जाना कि भारत में किस प्रकार स्थानीय स्वशासन को इस्टेब्लिश किया गया, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर। आप सभी से अनुरोध है, आप हमारे चैनल HK एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।